गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। ईव का मतलब होता है इवनिंग। जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उस समय हमें ब्रिटिशर्स यानी कि इंडिपेंडेंस हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ। उस समय हमें जो इंडिया की इकोनॉमी मिली हर सेक्टर से, हम उसका डिस्कशन करेंगे कि उस दिन हमें जो इकोनॉमी मिली वो कैसे थी। बेसिकली इस बुक के जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें इकोनॉमी ब्रिटिशर्स ने कैसे दी, फिर हमने उसको कैसे आगे बढ़ाया और आज जो वो है तो वो क्यों है। देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले इसका हम पर्पस देखेंगे, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें। आवर प्रेजेंट इकोनॉमी हैज इट्स रूट्स इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अगर हम आज अपने इकोनॉमी की बात करें तो उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो शुरुआत है, उसका जो बेस है वो आज का नहीं है। वो एकदम से खड़ी नहीं होगी ऐसे जैसे आज है वो। ये उससे भी पहले की बात है। ये कहाँ से ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम की हमें बात देखनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि इंडिया में पोवर्टी रैम्पेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये आज की नहीं है, एकदम से नहीं हुई है। ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि हमारी जो 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है। सो टू नो अबाउट द सिचुएशन ऑन इंडियन इकोनॉमी on the day of independence and some comparison will also be taken care of before and after British in India। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडिपेंडेंस के दिन 15 अगस्त को कैसी थी जिस समय हमें ब्रिटिशर्स ने भारत दिया, तो उस चीज को देखेंगे हम आज और कुछ कंपैरिजन करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारा भारत कैसा था और ब्रिटिशर्स जिस समय भारत में रहे तो कैसा रहा, और जब हमारा जिस दिन ब्रिटिशर्स ने हमें भारत दिया तो वो इंडिया उस दिन कैसा था। सिंपल सी चीज है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर 1757 में आए, उससे पहले हमारा भारत तो हजारों सालों से है। तो हमारा भारत ब्रिटिशर्स से जस्ट पहले कैसा था, ब्रिटिशर्स के समय जिस समय उन्होंने हमें दिया तो उस समय उन्होंने हमें कैसा दिया, हम ये कंपेरिजन भी करेंगे। किन किन सेक्टर में हम कंपेरिजन करेंगे, हम एग्रीकल्चर में करेंगे, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड में, डेमोग्राफिक कंडीशन जिसको हम अपनी पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन में, एजुकेशन, इसमें सब आता है कि बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, कितनी एजुकेशन है, कितनी इलिटरेसी है, सब चीजें। हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लोग क्या क्या काम करते थे और क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीजें देखेंगे। और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारी रोड्स कैसी हैं, हमारे ब्रिजेस कितने हैं, हमारे वाटरवेज कैसे हैं, हमारे रेलवेज का कितना डेवलपमेंट हुआ, हमारे एयरवेज का क्या डेवलपमेंट हुआ। हम ये सब इस चैप्टर को समझेंगे कि जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई किसी से अगर सेकंड हैंड मोबाइल लेते हैं तो फिर हम उस समय देखते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है। तो ये हम अपने देश के लिए सेकंड हैंड तो नहीं लेंगे, किसी ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, और हम उस सिचुएशन को देखेंगे कि जिस दिन हमें वो देश मिला है तो वो कैसा मिला। तभी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आज जो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो एकदम से नहीं है, वो बहुत पुरानी है। और एक कहावत है कि सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े जो चमन है उस पर जो रंगत है वो आते आते आएगी। तो अभी हम इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर कब आया। तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो एक बैटल ऑफ प्लासी जीता, ये बेसिकली आपके कोर्स में, सिलेबस में नहीं है, बट आपको सिर्फ मैं थोड़े नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने अपना जो फर्स्ट बैटल जीता प्लासी का, बंगाल में 1757 में जीता सिराजुद्दौला को हरा के। उसके बाद इन्होंने दूसरा बैटल जीता 1764 में, इसमें इन्होंने मुगलों को भी हरा दिया। मुगल इंडिया की सुप्रीम अथॉरिटी थे। तो अब इसके बाद इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी इंडिया में इंश्योर कर ली। अब वो सिर्फ एक ट्रेडर्स नहीं रहे, उससे पहले वो ट्रेडर बन के आए थे 1600 में। 1757 से पहले जब 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो सिर्फ एक मेयर ट्रेडर थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर थे और कुछ नहीं थे। लेकिन आज वो सुप्रीम हो गए, आज उन्होंने अपने आप को किंग मेकर बना लिया। सो अब इन्होंने कब 1757 से ये हमारे पास कब तक रहे, सिंस 1947 तक, हमारी आज़ादी के समय तक, अप्रोक्स 200 ईयर। वैसे 190 ईयर्स होते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट हम 200 ईयर मान सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स कौन थे, ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा है प्यारा भारत, तो इंडिया। उसके बाद ये हमारा ब्रिटिशर्स है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के रहने वाले लोग ब्रिटिशर्स हैं। तो इंडिया आने के लिए वो जो रास्ता यूज करते थे, अभी हम उसको भी देखेंगे। पहले वो यहाँ से यहाँ ऐसे आते थे, इस रूट से। ये हमारा साउथ अफ्रीका है, जो हम साउथ अफ्रीका होता है, साउथ अफ्रीका से होते हुए तब वो हमारे इंडिया में आते थे, मुंबई पोर्ट पे। ये रहा, इसकी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 19,800 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पे ना, आप अगर राइट साइड वाली पिक्चर देखें तो राइट साइड में पिक्चर ये देखिए, यहाँ इजिप्ट है
और इजिप्ट के पास ये जो एक इलाका, ये इजराइल, आपने कंट्री का नाम सुना होगा। इजिप्ट और इजराइल के पास ये एक पत्थर दिख रहा है, ये देखिए, ये जो अरब कंट्रीज हैं इनके बीच में ये पत्थर बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है। तो ये जो पत्थर है बेसिकली यहाँ पर पहले एक पहाड़ था। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक तोड़ दिया और इसको तोड़कर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पानी की लेक बना दी, तो उसी का नाम हुआ सुएज कनाल। तो पहले क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ, हमारा जो हेडिंग है लोकेशन ऑफ सुएज कनाल, आने वाले चैप्टर में इसका यूज होगा। क्यों यूज हुआ सुएज कनाल का? सुएज कनाल के बनने से जो डिस्टेंस 19,800 किलोमीटर थी, सुएज कनाल के बनने से वो डिस्टेंस केवल 11,600 किलोमीटर रह गई। आप देख सकते हैं कि एक ही साथ में 7,200 किलोमीटर कम हो गए। तो इसकी वजह से भी ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड था वो इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्री में काफी बढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज सुएज कनाल एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो सुएज कनाल अभी हमने डिस्कस किया कि सुएज कनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, सी के लेवल का आर्टिफिशियल वाटरवे है, आर्टिफिशियल वाटरवे। और ये क्या है, ये एक शॉर्टेस्ट ट्रेड लिंक है बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। जो हमारे ये यूरोप है, ये वाला सारा पार्ट यूरोप है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूरोप, ये देखिए ये सारा ये यूरोप है। यूरोप और इंडिया के बीच का शॉर्टेस्ट सी रूट है। और जो सुएज कनाल है इसने टाइम और कॉस्ट जो गुड्स को भेजने का लगता है दोनों घटा दिए। और यही मतलब मेजर रीजन है कि जो ब्रिटेन का ट्रेड था वो इंडिया के साथ बढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया प्री ब्रिटिश, हम पहले ये देखते हैं कि जो जब ब्रिटिशर्स को भारत मिला था उस समय इंडिया कैसा था। देखिए ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि हो सकता है हमें हमारी बात को वर्ल्ड एक्सेप्ट ना करे, लेकिन फ्रेंच का ट्रेवलर था बर्नियर, ये नाम आपको याद रखना है, बर्नियर। तो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर था 1656-1668 में, ये मुगल दरबार में आया था। तो इसने देखिए क्या ऑब्जर्वेशन दिया इंडिया के बारे में। इसने कहा इंडिया इज रिचर देन इजिप्ट, इंडिया इजिप्ट से भी रिच है, एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर। इंडिया इन कॉटन का, सिल्क का, राइस का, शुगर का, बटर का एक्सपोर्टर है। और सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के खाने के लिए, खुद के यूज करने के लिए एम्पल वीट, बहुत सारा वीट है, बहुत सारी वेजिटेबल है, बहुत सारे ग्रेन है, बहुत सारे डक्स हैं, गीज हैं, एटसेट्रा है। और अगर देखें तो हमारे पास फिश है, फिश ऑफ एवरी काइंड, हर्ड्स ऑफ पिग्स, फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। इंडिया के पास हर तरह की फिश है, काफी सारे पिग्स हैं, शीप्स के झुंड हैं और गोट्स भी काफी हैं। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी वाज प्रीमियरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर बेस है। और इंडियन विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। इंडिया के जो विलेज हैं वो अपने आप में एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है। ये ट्रेवलर ने कहा, जो सॉरी बर्नियर ने कहा, ये फ्रेंच ट्रेवलर था, फ्रांस से आया था ये। अगर हम उसके आगे देखें, अगर हम इंडिया के जो प्री ब्रिटिश में, अगर हम इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें तो उसमें क्या था, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जिसमें कॉटन की इंडस्ट्रीज और सिल्क टेक्सटाइल हम बनाते थे। हम मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क करते थे जिनको आज आप गहने बोलते हैं, वो सब भी हम करते थे। अगर हम बात करें जो टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, आज के देश में जो बांग्लादेश बन चुका है, उसका जो मुस्लिन था, मुस्लिन एक टेक्सटाइल है, मुस्लिन ऑफ ढाका, इसको मुस्लिन ऑफ ढाका बोलते थे, जिसको आपने नाम सुना होगा मलमल। मल मल मलमल का कपड़ा, जो मलमल का कपड़ा होता है वो ढाका से बनता है और वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ये कपड़ा बहुत ही फेमस था। और बेसिकली इनको कौन यूज करता था, वो यूज करती थी रॉयल क्लास, जो इंडिया के राजा महाराजा थे वो इस कपड़े को यूज करते थे। इस वजह से जो हमारे ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी और कॉटन इंडस्ट्री के जो लोग थे, बनाने वाले थे, वो बहुत ही रिच थे। इसके बाद हमने देखा कि जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस से पहले ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ, पहले हम देखते हैं कि पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी। इसको क्या बनाना था, फीडर इकोनॉमी। जैसे हम बच्चों को फीड करते हैं ना, ऐसे वो चाहते थे कि इंडिया एक फीडर इकोनॉमी बने। किसको फीड करेगा, फॉर ग्रेट ब्रिटिश ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि सारी चीजें मशीनों से बनती है, हाथ से नहीं बनता, अब चीजें मशीनों से बनती है, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो चाहते थे कि इंडिया का यूज हम ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ाने में करें। अब इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने दो पॉलिसी अपनाई, प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड प्रमोशन पॉलिसी। इन्होंने क्या किया, इंडिया को तो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया कि इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम यहां से ले जाके ब्रिटेन में रख देंगे और वहां से जो सामान है वो हम यहाँ लाकर बेचेंगे। अभी अगर हमने पीछे देखा कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कॉटन की खुद की इंडस्ट्री थी, सिल्क की इंडस्ट्री थी, इनको तो बंद करवा दिया। और क्या किया, जो इंडिया के ये इनका सारा सामान था, कॉटन था, सिल्क था, उसको ब्रिटिश में ले जाके वहां पे अपनी मशीनों से कपड़ा बनवाया और यहाँ पे लाके हमें बेच दिया।
अभी शुरू है, देखेंगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जब ब्रिटिश टाइम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से नोबल इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के जिन्होंने इंडिया की सिचुएशन ब्रिटिश टाइम में बताई। तो दादा भाई नौरोजी थे, विलियम डिग्बी, फिंडले श्रिस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो वीके आरवी राव का है। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश टाइम में जो 1900 से 1950 तक, अभी हम आगे चलेंगे, इस चैप्टर का मैं थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ। इन्होंने बताया हमें कि 1900 से 1950 के बीच में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी, और हर इंसान अपने आप के एक साल की इनकम में केवल 0.5% ग्रो कर रहा था। ओवरऑल अगर इंडिया की हम बात करें, ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी थी वो केवल 2% से बढ़ रही थी, और जो इंसान थे उनकी जो सैलरी में ग्रो हो रही थी, उनकी जो इनकम में ग्रो हो रही थी वो 0.5% से भी कम थी कुल। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनकी एक बार आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि इनकी फेमस बुक कौन सी थी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश टाइम में अपनी फेमस बुक कौन सी लिखी थी, तो उनकी बुक थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर हम देखें, अब हम वन बाय वन टॉपिक जो हमने पीछे देखे, सबसे पहले हमने टॉपिक्स देखे थे कि हम चैप्टर को लेकर चलेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे टॉपिक्स पर हम देखेंगे। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर का, हम उसको देख लेते हैं। 85% पॉपुलेशन ब्रिटिश टाइम में, अभी सारा कुछ जो भी चलेगा ब्रिटिश टाइम में चलेगा, 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन मतलब होता है ग्रोथ होनी बंद हो गई, स्टैग्नेशन माने अटक जाना, जो जहां पर है वहीं रुक गया। तो इसका मतलब क्या, नो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इन्होंने लैंड सेटलमेंट के सिस्टम बनाए, लैंड के कुछ एक सिस्टम है, इन्होंने लैंड को सेटल कर दिया। पहले क्या था, जो लैंड थी पूरे की पूरी कम्युनिटी की थी, पूरे के पूरे गांव की थी। तो उसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को जब टैक्स कलेक्ट करना होता था बड़ी दिक्कत होती थी, वो यहाँ के थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड सेटलमेंट एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम का नाम दिया उन्होंने जमींदारी सिस्टम। इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये कहाँ बनाया इन्होंने, बंगाल। बंगाल का नाम अभी आपने सुना था, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो वहां पे जो बैटल हुआ था उसके बाद बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम इन्होंने बनाया। बेसिकली लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, तो इसका नाम इन्होंने दिया जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में क्या था इसमें, देखिए सबसे बड़ी बात अभी मैंने बताया कि जो लैंड की जो ओनरशिप थी वो कम्युनिटी बेस्ड थी, लैंड पूरी के पूरे गांव की थी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जमींदार थे कुछ लोगों को जमींदार बना दिया और उनको उस लैंड का ओनर घोषित कर दिया। जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ द लैंड, उनको क्या घोषित कर दिया, उस लैंड का ओनर घोषित कर दिया। जमींदार्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट। जमींदारों को कहा गया कि आप ही जितना भी रेंट है इस जमीन से आप कलेक्ट करो, आप इस जमीन के मालिक हो, आप इससे रेंट कलेक्ट करो। हमें कुछ हिस्सा एक फिक्स कर दिया गया, परमानेंट एक फिक्स कर दिया गया, वो उतना आप पैसा हमें दो और जितना भी बाकी प्रॉफिट होगा वो सब आप। तो और अगर आप हमें टाइम पर नहीं दे पाएंगे तो हम आपसे लैंड छीन लेंगे, वापस आपकी जमीन छीन ली जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इससे बच्चों ये हुआ कि जो जमींदार थे उन्हें लगा कि अब तो इनकम हमें आनी ही आनी है परमानेंट, तो उन्होंने किसानों की हालत बहुत खराब कर दी। अब देखिए, अब तक जो किसान उस जमीन का मालिक था, आज वो किसान उस जमीन पे एक वर्कर बन गया, क्योंकि ओनर तो कोई और बन गया। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट वर टू बी कीप बाय जमींदार आफ्टर डिपॉजिट पार्ट टू ब्रिटिश। जो भी पार्ट है वो ब्रिटिशर्स को देखे, सारा प्रॉफिट जमींदार का हुआ। तो लीड टू मिजरेबल कंडीशन फॉर पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनकी कंडीशंस कैसी होगी, बहुत ही मिजरेबल हो गई। नो वर्क फॉर लैंड इंप्रूवमेंट वाज डन बाय जमींदार्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जमींदारों ने लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि देखिए जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है अब वो उसको खर्च नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उसको जमीन पर लगाएं, वो चाहते हैं कि जो पैसा हमारा है हमारे पास ही रहे। इफ जमींदार फेल टू डिपॉजिट द रेंट टू ब्रिटिश, अगर जमींदार फेल हो गया रेंट डिपॉजिट करने से, तो लैंड राइट्स वर टेकन बैक। तो जो भी लैंड के अधिकार ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को दिए थे वो उनसे वापस ले जाते थे। तो अब हम अगर आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में